डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में कुछ कंपटीशन ओरिएंटेड सवाल को करने में होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बात हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ देख चुके हैं। अब है कि कभी दूसरे चैप्टर से अगर मिक्स किया जाता है प्रोबेबिलिटी को, तो वो कैसा दिखता है, कोई छोटा सवाल भी बड़ा सवाल कैसे बन जाता है। तो हमारा आज का पहला सवाल है, द कोफिशिएंट ए बी सी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो आर determined by throwing a die 3 times। तो मान लीजिए पहला बार फेंके एक ए लिख दिए, उससे दूसरा बार फेंके उससे बी लिख दिए, तीसरा बार फेंके उसका जो आउटपुट आया उस सी लिख दिए। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स आर रियल। तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो रूट्स आर रियल का क्या कंडीशन है? रूट्स आर रियल का कंडीशन है डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये बात ठीक है। तो ac का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। आप डाइस को 3 बार फेंके हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारा हो जा रहा है। पहले पे 6, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6, यानी ये हो जाएगा 216। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 216। आप फेवरेबल निकाल लेंगे तो फेवरेबल बाई टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो अब एसी का केस लिखना है, ठीक है। तो अगर हम एसी के बारे में डायरेक्ट सोचे कि भाई एसी क्या हो सकता है, उसके हिसाब से उस समय ए और सी क्या होगा, ए और सी का पॉसिबिलिटीज। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4ac दिखाई देगा, उसके हिसाब से बी क्या क्या हो सकता है, तो इक्वेशन सेट हो जाएगा। तो हम सोचना शुरू किए एसी से, ठीक है। तो AC का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, A को भी 1 होना होगा और C को भी 1 होना होगा। तो 4AC का वैल्यू क्या हुआ, 4। तो B के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बचता है, B स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा कब होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 लेंगे तो बराबर, 3 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, B के लिए पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा इसको और आगे ले गए, मान लीजिए बी के लिए पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2, 3, 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक से देखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 भी ना, तो यहाँ पे कितना क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये बदलता रहेगा, ए और सी 1 1 भी रहेगा, तो ये कितना दिख रहा है, 5। इसी तरीके से आगे बढ़िए, अगर हम इसका वैल्यू वेरी करते जाएं तो 2 भी हो सकता है। तो 2 कैसे हो सकता है, तो ये 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 भी 2 होता है। तो 4ac का वैल्यू इस समय क्या हुआ, 8। 4 गुना 2 8। तो 8 से बड़ा ये कब हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 3 या 4 या 5 या 6 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 केस, 1 2 भी हो सकता है, 2 1, तो इसके हिसाब से 2 वेरिएशन, और इसके हिसाब से 4। तो ये कितना आ गया, 8। 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 4 इसके हिसाब से और 2 वेरिएशन इसके हिसाब से, 1 2 इंटरचेंज होगा। तो आगे चलिए, अगर ये 3 होता है तो ये क्या हो सकता है, 1 3 या 3 1। तो 4ac क्या हुआ, 12। तो बी के लिए क्या ऑप्शन बचता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 6। तो इसके हिसाब से 3 वेरिएशन, इसके हिसाब से 2। तो यहाँ कितना मिलेगा, 6। फिर आप 4 के पास जाइए, 4। तो 1 गुना 4 भी 4 होता है, 4 गुना 1 भी 4 होता है, 2 गुना 2 भी 4 होता है। तो 3 पॉसिबिलिटी इसके हिसाब से। तो 4ac कितना हो गया, 16। तो ये हो सकता है 4 5 6।
तो 3 वेरिएशन उसके हिसाब से, 3 वेरिएशन इसके हिसाब से, तो टोटल वेरिएशन कितना हो गया, क्वाड्रेटिक कितना इक्वेशन हो गया 9। 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 5, तो ये हो सकता है 1 5 या 5 1, ठीक है। तो 4AC कितना हुआ 20, तो 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है, तो यहाँ 5 6, तो 2 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से, 2 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से, तो 4 नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसके फेवर में होगा वो क्या होगा 4। अब अगर 6 का बात करेंगे तो मान लीजिए थोड़ा जगह अगर कम हो रहा है तो ऊपर वाला मिटा के ऊपर लिख देते हैं, तो ऐसे सोचना है। तो आगे चलिए, ठीक है। कहाँ तक ये जा सकता है एसी का प्रोडक्ट, देख रहे हैं ज़्यादा दूर तक जाएगा। 5 के बाद ए इंटू सी का बात किए तो 6 गुना 6 36 तक जा सकता है, तो आपका काम ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, 5 के बाद 6 के पास जाते हैं, तो 6 इधर से ही चलते हैं। अगर ए सी 6 हुआ तो ये क्या हो सकता है 2 गुना 3 भी 6 हो सकता है, और 3 गुना 2 भी 6 हो सकता है, ठीक है। तो 4AC का वैल्यू मिला 24, तो इसके लिए ऑप्शन क्या बचा 25 और 36 बी स्क्वायर के लिए, तो बी क्या हो सकता है 5 और 6, तो यहाँ के हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। 7 होगा कभी नहीं होगा तो उसको मत लीजिए। 8 होगा, हाँ होगा। 8 कैसे आ सकता है, तो 2 4 और 4 2 ऐसे हो सकता है, तो ये कितना हो गया 8, 8 गुना 4, तो 4AC हो गया 32, तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचा, तो यहाँ के हिसाब से 2 वेरिएशन, तो ये 2 हो गया। 8 के बाद 9 हो सकता है, 3 3, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, तो 9 गुना 4 36, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आ रहा है 6, तो ये हो गया 1। अब अगर 10 गुना 4 की 40, तो बी स्क्वायर का हाईएस्ट वैल्यू कितना है 36, तो 4AC को भी 36 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम रुक गए, हम नहीं गए 36 तक, तो इतना ही सवाल था। तो इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 4 और 9 13, 6 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, ठीक है। अगर 10 लीजिएगा तो वो कहाँ चला जाएगा 40 के पास, तो सबको ठीक से जोड़ लीजिए, टोटल केसेस निकाल लीजिए, और क्या होगा डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा। देखिए एक जगह थोड़ा सा 6 वाला जो लिखे है ना, इसमें 2 केस और आ जाएगा, ये 1 है और ये 6 है, यह 6 और 1, ये कितना हो जाएगा 8, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। जोड़ लीजिए अब, 4 9 13, 6 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40 और 3 43, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 का बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल रूट्स, रियल रूट्स क्या होता है n ऑफ e बाई n ऑफ s, तो ये हो गया 43 फेवर में, टोटल 216 आंसर। अब रूट्स या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, तो दूसरा का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेजिनरी रूट्स क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल रूट्स 43 बाई 216, तो 216 माइनस 43 बटा 216, तो 6 में से 3 गया तो 3, 7 4 11, 173 बाई 216 कर लीजिए। तो इसको ठीक से लिखना पड़ेगा, है ना। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेंगे, इसको मिटा रहे हैं।
दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल है मेरे पास, फिर से कैलकुलेशन कराएगा। टू इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विथ रिप्लेसमेंट आउट ऑफ सेट 0 to 10 लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो मान लीजिए कि अगर हम y का बात करें तो y का वैल्यू अगर हम फिक्स कर दें तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या बोला है, 5 वाला केस। जबकि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 10, y भी 0 से 10। तो मान लीजिए अगर हम y को 0 ले लिए तो ये कैसा दिखाई देगा, नंबर ऑफ केसेस वहाँ लिख लेंगे। तो ये सॉल्व होगा मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5। द वैल्यू ऑफ x कैन वेरीज बिटवीन -5 से 5। और आप जानते हैं कि x का वैल्यू क्या है, 0 और 10 के बीच में है। y भी क्या है, 0 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो x का वैल्यू -5 से 5 के बीच में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका भी ध्यान रखना होगा। ये क्या कंक्लूड करेगा कि 0 से 5 है बोल दो, तो 0 से 5 6 केस हुआ। तो यहाँ नंबर ऑफ केसेस क्या हो गया, 6। ऐसे चलेंगे तो आप हर के लिए बता सकते हैं क्या, अगर ये 1 होगा कहाँ तक जाना होगा, 10 तक जाना होगा, 10 तक जा सकता है वो। तो ये क्या सॉल्व होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो -5 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। देख पा रहे हैं। तो 0 से, इसका मतलब क्या होगा, 0 से 6, तो 7 केस हो गया ये। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। अगर 2 लीजिएगा तो ये क्या सॉल्व होगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। -5 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। ये इधर आया तो -3x 7, यानी 0 से 7। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 7 यानी 8 केस। ठीक है, आगे चलिए। अगर 3 के लिए ले रहे हैं, अगर ये 3 है तो ये क्या सॉल्व होगा, -3 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये इधर आया तो ये हो गया -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ x माइनस 3 ना, x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, 0, y का वैल्यू 3 लिए हैं, लेस देन इक्वल्स टू 8। तो 0 से 8 मतलब 9 केस चल सकते हैं आप जल्दी जल्दी। तो 4 में क्या होगा, चलिए आगे। अगर y का वैल्यू 4 ले रहे हैं, y का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 4। तो क्या सॉल्व किया आप, मॉड ऑफ x माइनस वाई x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो क्या सॉल्व हुआ, x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 लेस देन इक्वल्स टू -5। थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा। क्या रुकिएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ क्या आएगा, -5। ये क्या होगा, -2। लेकिन फाइनली ये किस में रहेगा, 0 और 8 के बीच में, इसलिए 9 केस। तो यहाँ पे ये फिर ऐसे टूटा तो ये यहाँ आया तो -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 9। तो ये फाइनली तो 0 से 9 के बीच में हुआ। तो यहाँ कितना केस हुआ, 10। लेकिन अब आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा बदलेगा भी, बदल भी सकता है। कैसे, देखिए 5। तो मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये -5 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये क्या होगा, -5 + 5। तो ये 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है, यहाँ क्या है 5, और ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा 10। ठीक से देख लीजिए।
तो 0 से 10, तो यहाँ तक तो ठीक ही है, 11 केस आ रहा है। जब आप 6 लीजिएगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस 6, मॉड ऑफ x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो x माइनस 6 लाइज बिटवीन -5 से 5, तो ये हो गया 11, लेकिन 11 तक तो जाएगा नहीं, तो 10 पे ही रुकेगा, और ये हो गया 1, तो दो दो हटने लगा। तो आप इतना लिखने के बाद चेन रिएक्शन समझ सकते हैं। तो 1 0 हट गया और 11 नहीं होगा, तो 0 से 10 में 11 ऑप्शन था, तो यानी 1 से 10, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हो जाएगा, 10। आगे बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो यहाँ चलिए 7 पे, तो 7 पे देखेंगे तो कितना केस आ जाएगा, 9 केस आ जाएगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। मॉड ऑफ x माइनस 6, 7 लिखें तो यहाँ 7 लिखिए, मॉड ऑफ x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो -5 से लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12, तो 10 तक ही जाएंगे। तो क्या हो गया, 0 नहीं, 1 नहीं, और 10 तक ही जाना है। तो 0 से 10 में 11 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन घट गया, तो यहाँ का क्या देख रहे हैं, 9। तो इसी तरह ये घटते चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक मॉड एक्स का वैल्यू जा सकता है, जैसे ये बढ़ रहा था तो यहाँ तक बढ़ा, फिर घटने लगा। तो फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई पूछेंगे, तो आप थोड़ा सोचेंगे तो लिख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये कहाँ तक आ गया, कहाँ शुरू किए, 0, मॉड एक्स वाई का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर जब y का वैल्यू 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर बस यहीं तक होगा। काहे, 0 से 10 के बीच में है। तो थोड़ा सा लिखने के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा चार्ट लिख के ही बताइए, थोड़ा सा अगर समझ रहे थे कि इधर एक एक बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा है ये आपको सोचना पड़ता है, सोच लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना था इसलिए लिख लिए। तो फेवरेबल केसेस कितना आ गया, जोड़ लीजिए, यहाँ कहाँ तक जोड़ है, चलिए अब जोड़ के बना दिया जाए इसको। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम तो रिपीट हो रहा है। तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, और 10 40, तो 40 गुना 2 प्लस 11, तो 91 आ रहा है। और x और y के हिसाब से वेरिएशन देखे तो 0 से 10 x वैल्यू ले सकता है, ठीक है, यानी 11 वैल्यू ले सकता है, और y भी 11 वैल्यू ले सकता है। तो उसके हिसाब से कितना वेरिएशन हो गया, टोटल सैंपल स्पेस पे कितना बन सकता है टाइप्स का वेरिएशन, तो 121। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 91/121, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करेंगे, कैलकुलेशन पूरा करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास 3 सवाल है। पहला सवाल अभी दिख रहा है, 7 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are written in random. Find the probability that this 7 digit number is divisible by 9. तो divisible by 9 का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी नंबर बनाए आप, अगर सम ऑफ डिजिट्स divisible by 9 होगा तो नंबर भी divisible by 9 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी कितना डिजिट है, वो सारे डिजिट का जोड़ कितना है, 3 4 कहाँ तक है, 9, तो 9 डिजिट है, तो 9 गुना 10/2 तो 45 आ रहा है। तो इसमें से 2 मूव करना है, 2 नंबर्स हैज टू बी रिमूव्ड, तब 7 डिजिट नंबर मिलेगा, नंबर हैज टू बी रिमूव्ड। तो 9 में से 2 अगर हटा देंगे तो 7 डिजिट नंबर बनेगा। अब उसको ऐसे हटाना है कि 45 तो 9 से डिविजिबल है, तो वो दोनों ऐसा हटाना है ताकि उसके बाद भी सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 रहे। तो 45 से अगर कुछ भी हटाई, इसमें से कुछ भी हटाएगा तो सम घटेगा। तो पहला केस ले रहे हैं, सम 36 करने का, 45 के बगल में 9 का मल्टीपल कौन है, कम वाला में 36, तो यानी आप क्या हटा दिए, 9 हटा दिए। तो आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का सम को कम करना है। तो 1 और 8 को हटाएं तो भी हो सकता है, 2 और 7 को हटाएं तो भी हो सकता है, 3 6 4 5, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर 1 और 2 को हटा दिए, इसको रिमूव कर दिए, तो क्या बचा है, 1 और 2 सॉरी 1 और 2 हटाने से नहीं होगा, 1 और 8 हटा दिए, तब क्या बचा है, 2 3 4 5 6 7 9, तो इसे कितना नंबर बन सकता है, फैक्टोरियल 7। और कितना केस है यहाँ पे, तो 1 8, ठीक है, 2 7 3 6, तो 1 2 3 4 केस, तो इंटू 4 ये फेवरेबल होगा। नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पे जो बन सकता है जिसका सम 36 होगा वो इतना। इसी तरीके से 36 से अगर घट के जाएंगे तो कहाँ जा सकते, सम मान लीजिए 27 पे ले जाना चाहते हैं, तो 27 पे अगर हटाइएगा तो 18 हटाना होगा, तो 2 9 तो है नहीं, 2 9 तो हाईएस्ट जो सम 2 नंबर हटा के कर सकते हैं वो 17 है, तो 18 तो नहीं घटा पाइएगा। तो यही हो गया फेवरेबल, इसको मिटा दिए, आगे ट्रायल किए और हटा भी दिए, ठीक है। जैसे 1 8 हटाए, वैसे अगर 2 7 भी हटाते तो भी फैक्टोरियल 7, 3 6 हटाते तो भी फैक्टोरियल 7, 4 5 हटाते तो भी फैक्टोरियल 7, तो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो गया, 4 इंटू फैक्टोरियल 7। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, टोटल नंबर कितना बना सकते हैं, तो 9 नंबर में से 7 चुन लीजिए, सबका सब एक दूसरे से अलग है, इंटू फैक्टोरियल 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 9C7 इंटू फैक्टोरियल 7, इसको काट दीजिए, 9 8, तो ये क्या दिख रहा है, 9 8, और 2 ऊपर जाएगा, ये भी कट गया 8 से, ठीक है, बाकी भी कट गया, फैक्टोरियल 7 कट गया, तो ये क्या आ गया 1/9 ऐसा कुछ आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेंगे तो हम लोग 2 तरीके से सोच सकते हैं, एक तो है जो आपको अभी शॉर्टकट बताएंगे वो, और दूसरा है अगर 2 पन्ना बनाना है तो मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम, तो उससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए जो अभी बता रहे हैं उसी पे फोकस करने का, कैसे सवाल को इस टाइप का अप्रोच करेंगे। जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा देखे थे, अगर ये 3 नंबर में आने से पहले अगर हम आपसे बोले ठीक है, ट्रेन उस पे आने से पहले ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए से चलती है और बी पे पहुंचती है और यहाँ स्टॉपेज है, ठीक है, यहाँ पे 10 स्टॉपेज है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टॉपेज है। ए और बी के बीच में कितना स्टॉपेज है, 10। ए से चलना है और बी पे पहुंचना है, ठीक है, ए से ट्रेन चल रही है और बी पे पहुंच रही है, इंटरमीडिएट स्टॉपेज, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टॉपेज
ठीक है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टॉपेज 10 है। ठीक है, ट्रेन को 3 ही जगह पे रुकना है, ये 10 में से आउट ऑफ दिस 3 इंटरमीडिएट स्टॉपेज मत बोलिए, स्टेशन बोल दीजिए, स्टेशन। ठीक है, ए और बी पे कोई कहानी नहीं है, उसके हम 10 स्टेशन जो इंटरमीडिएट है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ these 10 stations, train stops at 3 stations, 3 स्टेशन पे रुकती है। ठीक है, what is the probability, what is the probability that train stoppage are never consecutive, train stoppage are not consecutive या adjacent, ये निकालना है। तो 10 स्टेशन है, बाकी ए बी से हमको मतलब नहीं है, 10 स्टेशन है। ठीक है, इसको सोचिए ऐसे, इसमें 3 पे रुकना है, तो कितने पे नहीं रुकना है, 7 पे नहीं रुकना है। तो भले स्टेशन आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते उठा के, स्टॉपेज तो मूव कर सकते हैं। तो ये 7 के बीच में गैप कितना होता है, गैप अगर बोले तो 8 होगा। ठीक है, तो आप ये 7 बोल दीजिए ऐसे, एस 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 7 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बीच में गैप कितना होगा, 3 3 6 1 7, इसके बीच में गैप कितना होगा, 8। अब एक काम कीजिए, ये 8 गैप में से 3 गैप चुन लीजिए, 3 गैप चुन लीजिए, वहां ट्रेन को रोक दीजिए। ठीक है, वहां ट्रेन को रोक दीजिए। आप कोई भी 3 स्टॉपेज बोलिए, स्टॉपेज नंबर, हम अभी जो मेरा डैश है उसका नाम है 1 to 10, ओ सॉरी 1 to 8, 1 to 8। आप कहीं भी रोक दीजिए, आप बोलेगा यहाँ ट्रेन रुकेगी, आप बोलेगा यहाँ ट्रेन रुकेगी, यहाँ ट्रेन रुकेगी। अब आप जो हम जो डैश दिए हैं एक्स्ट्रा उसको हटा दीजिए, अननंबरिंग कर दीजिए स्टेशन 1 से 10 तक। देखिए तो फुलफिल कर रहा है कंडीशन। आप नंबरिंग कर दीजिए, स्टेशन 1 2 पे रुकी, 3 पे नहीं रुकी, 4 पे नहीं रुकी, 5 पे रुकी, 6 पे नहीं रुकी, 7 पे नहीं रुकी, 8 पे रुकी, 9 10, 10 स्टेशन कवर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने इसके बारे में बात हो रहा है, तो 10 इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में बात हो रहा है। कितने पे रुकना है उसको अलग किए, कितने पे नहीं रुकना है उसको अलग किए। इसके बीच में 7 चीज के बीच में गैप कितना होता है, तो एक ज्यादा होता है गैप मेथड, आपको अभी भी पढ़ाएं, रिवाइज भी कराएं, 8। उसमें से क्या कीजिए, इसको चुन दीजिए, यही फेवरेबल हो गया। और प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, 8C3 हो गया। ये टोटल 10 स्टेशन था, इसमें से कोई भी 3 चुन के रोक देते, 10C3। अब जो इसको कैलकुलेट करके जो लाना है सो लाइए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सोचना है, ये हम लोग 11th में देखे थे। अब उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में सवाल आया क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ m पर्सन सिटिंग इन अ रो, टोटल पर्सन कितना है, m, n are chosen at random, find the probability that no two of chosen person are seated together। वो अगल बगल का नहीं था, तो इसमें से कितना चुनना है, n, कितना नहीं चुनना है, तो m माइनस n। तो यहाँ गैप कितना होता है,
गैप होता है m माइनस एन प्लस वन, एक ज़्यादा गैप होता है। ये हो गया। अब आंसर क्या होगा, m माइनस एन प्लस वन सी, ये फेवरेबल हो गया। ये क्या हो गया, n ऑफ e। अगर आप बात करेंगे n ऑफ s का, ठीक है, तो वो क्या होगा, आउट ऑफ m पर्सन आप चुनना चाहते हैं n, तो एम सी एन होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी p ऑफ e बराबर m माइनस एन प्लस वन सी एन बाई एम सी एन, ये हो गया आंसर। तो अगर उस लॉजिक का यूज़ करेंगे तो तुरंत बन जाएगा, नहीं करेंगे तो यही चीज़ मल्टीनोमियल से लाने में 2 पन्ना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे आप सो जाइएगा, वीडियो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसका भी मन होगा तो वो भी बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाए भी हैं 11th में मल्टीनोमियल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिर फुर्सत से देखा जाएगा, सिलेबस पहले ख़त्म किया जाए, फिर जैसा टाइम अलाउ करेगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही होता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ सेट ए इज द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, नंबर भी देके पूछ सकते थे। अ सबसेट पी ऑफ ए इज चूजन एट रैंडम, तो ए में पहले कितना एलिमेंट है, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ठीक है, एन एलिमेंट्स, इससे एक सबसेट चुने। तो अगर आपसे हम पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना हो सकता है, या तो ये सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, दो तरीका, या तो ये सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, दो तरीका। तो आप पढ़े हो अगर सेट्स, तो ये क्या होता है 2 का पावर n। तो आप ए चुनिए या बी चुनिए, उसका पॉसिबल वेज कितना हो सकता है 2 का पावर n। अगर दोनों का बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू सबसेट्स, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू सबसेट्स P एंड Q। तो P का सारा एलिमेंट को वापस रख के Q को जनरेट किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, पहला के लिए 2 का पावर n पॉसिबिलिटी, दूसरा के लिए 2 का पावर n, ये टोटल वेज क्या हो जाएगा 4 का पावर n। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होगा, ऐसे हो गया। ठीक है, द सेट A is reconstructed by replacing the element of P, another subset Q of A is chosen, ठीक है, at random, find the probability that P union Q contains exactly R element। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q एग्जैक्टली R होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। टोटल एलिमेंट्स यहाँ कितना है n। तो आप सोचिए कि एक बॉक्स हम P का बना रहे हैं, एक बॉक्स Q का बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, एक डस्टबिन भी बनाए हैं, एक क्या बनाए हैं डस्टबिन, ठीक है। तो A में एलिमेंट है A1 A2 डॉट डॉट कहाँ तक AN तक। अब डस्टबिन क्यों बनाए, अगर हम सबसेट लेते हैं तो कोई जरूरी तो नहीं कि सारा एलिमेंट एक इसमें भी आ जाता है या इसमें भी आ जाएगा, कुछ बाहर भी जा सकता है, नहीं भी आ सकता है यहाँ और यहाँ, तो वो यहाँ डस्टबिन में। तो हम कोई एक एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज देखें तो कितना पॉसिबिलिटीज है, देखिए A1 या तो सिर्फ P के पास जाए, Q के पास ना जाए, अगर P के पास चला गया है तो डस्टबिन में भी नहीं जाए, या Q को P को वापस रख के Q बनाए, या सिर्फ Q के पास जाए P के पास नहीं जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी। तीसरा P और Q दोनों के पास A1 चला जाए। चौथा पॉसिबिलिटी न P के पास गया न Q के पास गया, कहाँ गया डस्टबिन के पास। तो वो कह रहा है क्या कि P यूनियन Q में R एलिमेंट होना चाहिए,
तो एक काम कीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स निकालना है तो पहले n में से r चुन लीजिए, और जब r एलिमेंट्स में से आप पहला के लिए ऑप्शन पूछ रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या यहाँ, या दोनों जगह। तो 3 के सारा फेवर में, तो एक एलिमेंट के फेवर में 3 आ रहा है, तो दूसरा एलिमेंट लीजिएगा उसमें भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर r। और टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितना है 4 का पावर n। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा NCR 3 का पावर r बाई 4 का पावर n। ऐसे ये समझे, 3 का पावर r, n में से r चुन लिए। अब r एलिमेंट जब आ चुका है यहाँ पे p यूनियन q में, तो पहला के लिए क्या, या तो p के पास जाओ सिर्फ, या q के पास, या दोनों के पास, ठीक है। दूसरा एलिमेंट या तो p के पास या q के पास या दोनों के पास। rth एलिमेंट या तो p के पास या q के पास या दोनों के पास। तो p यूनियन q जब भी लेंगे तो r ही एलिमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं तो है ना, या तो दोनों जगह है, या अगर एक जगह भी है तो कोई बाहर नहीं गया है, उसमें r एलिमेंट हमेशा मेंटेन होगा। तो इस टाइप का बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, कॉमन पे, यूनियन पे, और आपको सवाल दिया जा सकता है। तो ऐसे सवाल बनाइए, बाकी बात करते हैं। फिर से हमारे पास 3 सवाल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 1 माइनस 3p बाई 2 कॉमा 1 प्लस 4p बाई 3 कॉमा 1 प्लस p बाई 6 आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 माइनस 3p बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 प्लस 4p बाई 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 प्लस p बाई 6, ऐसा दिया हुआ है। यह प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये आप जानते हैं। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा, सी इंटरसेक्शन ए 5 होगा। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आप समझ पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, क्या होगा 0 होगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा एस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होता है 1, सी 1 होगा। और कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए आगे। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी निकालना है, तो पहला चीज वही यूज कर देते हैं कि 1 माइनस 3p बाई 2 शुड लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये क्या हो गया, इधर गया तो 0, 1 माइनस 3p लेस देन इक्वल्स टू 2, इधर आया तो -1, तो -1 बाई -3, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। इधर गया तो 2 माइनस 1 1 बाई 2 माइनस 1 1 1 बाई -3, तो यहाँ से ये आ रहा है p का वैल्यू 1/-1/3 से 1/3 के बीच में। इसी तरीके से 1 प्लस 4p बाई 3 भी 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 फिर -1 बाई 4, तो ऐसा आएगा 3 -1 2 बाई 4, तो हाफ होगा। तो दूसरा ये हो गया। फिर है आपके पास 1 प्लस p बाई 6 भी 0 और 1 के बीच में होगा, तो 6 इंटू 0 0, तो -1, 6 माइनस 1 5, तो 0 और 5 के बीच में होगा। और क्या जानते हैं आप कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉर्मूला लगाएं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, बी इंटरसेक्शन सी 0, सी इंटरसेक्शन ए 0, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 0। तो ये किसके बराबर है, तो ये आ रहा है आपके पास, ये 1 हो रहा है, और ये है 1 माइनस 3p बाई 2, 1 प्लस 4p बाई 3,
1 प्लस p बाई 6। ठीक है, चलेगा।